उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। हो गया। अब थोड़ा शांत हो जाओ। उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जित विकिरणों की उत्सर्जित में मंत्रा गलत है ना? कोई बोला नहीं। ठीक है। उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। तो हेडिंग उम्मीद है सबका हो गया होगा। देखिए, उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य। उत्सर्जित विकिरण वाला कंसेप्ट कहां से आया? हम लोग बोर का परमाणु मॉडल पढ़े हैं। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और किस रूप में करता है? विकिरण के रूप में। किस रूप में करता है? विकिरण मतलब तरंग के रूप में। और जब तरंग है तो उसका कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा, तो उसी तरंग दैर्ध्य का हम लोग मान निकालेंगे। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान m है और वो किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है। तो उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर का हम लोग पहचान कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये परमाणु है, बीच में नाभिक हो गया, पहला वृत्तीय कक्षा, दूसरा, तीसरा होगा ना। पहला कक्षा है, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो हम इसको पहले कक्षा को N1 कह सकते हैं। नहीं जी, दूसरे वाला को N2, या सीधे 1 रख दीजिए। सीधे क्या रख देना है? सीधे 1 रख सकते हैं, या N1 N2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को N1, दूसरे वाले को N2, तीसरे वाले को। तो जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है, मतलब कि निम्न से उच्च में जाएगा, चाहे उच्च से निम्न आएगा, तो ऐसा नहीं कि सीधे पहले कक्षा से तीसरा में चल जाएगा। नहीं, पहले से कहां जाएगा? दूसरे में। दूसरे से हो सकता है कि और ऊर्जा देंगे तो कहां चल जाएगा? तीसरे में। लेकिन एक ही बार पहले से तीसरा में नहीं जा सकता है। उसी तरह अगर आना होगा ना उधर से, तो तीसरा में होगा तो एक ही बार एक में नहीं आएगा, दूसरे में आएगा। इसका मतलब कि या तो हम चाहे तो N1 N2 ले सकते हैं, और नहीं तो N2 N3 ले सकते हैं। तभी ना देखें कि वहां से कितना ऊर्जा निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र बताइए। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, कल ही तो पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताइए, E इक्वल टू कितना था? माइनस RCH Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर, ये था। रेडबर्ग नियतांक के पद में है, ठीक है, रेडबर्ग नियतांक के पद में। तो ये तो nवें कक्षा की ऊर्जा है। हम अगर कहें कि कक्षा आपका N1 है, N1, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा होगी? तो N के बदले में N1 हो जाएगा। और खास तौर से लिया जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए? तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिया जाएगा तो Z भी 1 हो जाएगा, N भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहले सूत्र बना लेते हैं, फिर हाइड्रोजन के लिए जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर N1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, N1 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा N1 लिख दें, ऐसे समझ जाएंगे। E मतलब की ऊर्जा, N1 मतलब कि N1 कक्षा में है तब ऊर्जा, तो हो जाएगा माइनस RCH Z स्क्वायर। नहीं, अभी 1 नहीं लिखेंगे। और ये हो गया N1 स्क्वायर। कोई समस्या इसमें? यह N1 कक्षा की ऊर्जा है, और N1 निम्न कक्षा है, N2 मान लेते हैं उच्च कक्षा है।
तो फिर से लिख देते हैं N2 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम यह निकाल सकें कि जब वो N2 से N1 में आएगा तो कितना ऊर्जा बाहर निकालेगा। बस समझ रहे हैं, N2 से कहाँ आ रहा है N1 में, तभी ना ऊर्जा बाहर निकालेगा। यहाँ पर हम उत्सर्जित विकिरणों का तरंग दैर्ध्य निकालने जा रहे हैं। तो कब उत्सर्जित करेगा, जब उच्च में से निम्न में आएगा। तो हम उच्च वाला को N2 मान लिए हैं और निम्न वाला को, तो पहले यह निकालते हैं कि N1 में उसकी ऊर्जा कितनी है, फिर निकालते हैं N2 में ऊर्जा कितनी है, और तब देखें कि दोनों में अंतर कितने का है। तो जितना का अंतर होगा उतना ही ऊर्जा क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे मान लो कि तीसरा कक्षा में उसको गति करने के लिए 20 जूल ऊर्जा चाहिए, ठीक है, और चौथे कक्षा में गति करने के लिए मान लीजिए कि 30 जूल ऊर्जा चाहिए। अब वो तीसरे में गति कर रहा है, चौथे में वो जाना चाहता है, तो हम इसको कितना ऊर्जा देंगे और तो जाएगा, वो 10 क्या है, इन दोनों का अंतर तो है। और उधर से जब लौटेगा ना तो 30 जूल ऊर्जा से तो चौथे में कक्षा में गति कर रहा है। अगर वो लौटेगा तीसरे में तो फिर 10 जूल जो दिए थे वही तो त्याग करेगा, और वही ऊर्जा किस रूप में निकलेगा, विकिरण के रूप में निकलेगा। तो आखिर वो कितना ऊर्जा त्याग करता है, तो जितने उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अंतर होता है ना उतना ही ना त्याग करेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये हम निकाले हैं, N1 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल दिए हैं, मतलब वही वाला निकाल दिए हैं, और N2 में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यह वाला निकल गया है, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पता चल जाए कितना ऊर्जा क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा -RCH/Z² बटा N2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन N2 में से N1 में आएगा तो ऊर्जा निकालेगा, कितना निकालेगा, तो जितना इनकी ऊर्जा में अंतर होगा वही निकालेगा। तो लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में से N1 में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है, उत्सर्जन करेगा। माना वह डेल्टा E है, माना वह कितना है, मतलब कि N2 है ज्यादा वाला है कौन है, कम वाला है, तो ज्यादा वाला में से कम वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। मतलब ये मान के चलिए ना कि है N1 में उसके पास गति करने के लिए 10 जूल ऊर्जा है, और N2 में गति करने के लिए उसको 30 जूल चाहिए। डिफरेंस कितने का है, मतलब कि अगर N1 से N2 में ले जाना पड़ेगा, मैंने कूदाना है उसको, तो 20 जूल देना होगा, और अगर उसमें से कूद के पहले वाले में आएगा तो 20 जूल क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। तो कुल मिला के उतना ही ऊर्जा ग्रहण करेगा, चाहे बाहर निकालेगा, जितने उनकी ऊर्जाओं का अंतर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो डेल्टा E इक्वल टू EN2 माइनस EN1, ठीक है, और EN2 और EN1 का मान यहां से लेकर रख देंगे। ये हो गया डेल्टा E इक्वल टू EN2 माइनस RCH/Z² बटा N2 स्क्वायर। घटाव के लिए माइनस, इसको घटाना है ना, तो इसके आगे एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस RCH/Z² बटा N1। प्लस क्यों है, समझ में आ रहा है ना। अब प्लस वाले का आगे कर देते हैं, माइनस वाले को पीछे कर देते हैं, सीधा हो जाएगा थोड़ा सा। डेल्टा E इक्वल टू माइनस नहीं, अच्छा आगे पीछे अगर कॉमन कर देते हैं, RCH/Z² कॉमन, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। ये तो डेल्टा ही है। अच्छा, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करता है, फोटॉन के रूप में, याद है, फोटॉन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा ना, तभी ना नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करेगा, फोटान के रूप में। तो फोटान के रूप में जब ऊर्जा ग्रहण करेगा, इसका मतलब कि जो उसकी ऊर्जा होगी उतना ही ऊर्जा ही लेगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं, परंतु याद है, डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। याद है, डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये सूत्र हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये जो परमाणु है, चाहे परमाणु में का जो इलेक्ट्रॉन है, कहीं से ना ऊर्जा लेगा तभी तो अपना उत्तेजित अवस्था में होगा, तो नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो ऊर्जा ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, फोटान के रूप में ले रहा है। अब फोटान के रूप में ले रहा है तो फोटान क्या है, तरंग है ना, तरंग का गुण उसमें पाया जाता है। वो भी कहीं से प्रकाश से क्या करेगा, ऊर्जा लेगा, और लेकर के इसका इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो ऊर्जा ले रहा है उसका डेल्टा E बराबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। ये सूत्र याद है कि नहीं याद है। अब इसी का मान उठा के इसमें क्या करें, रख देना है। तो लिखेंगे डेल्टा E बराबर एच सी बाई लेमडा है ना। तो लेमडा जानते हैं क्या है, तरंग दैर्ध्य है। मान लीजिए परमाणु है और परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के उच्च कक्षा में जा रहा है, ताकि ये जो ऊर्जा मिलेगा ये विकिरण के रूप में ही तो मिलेगा इसको, और विकिरण के रूप में मिलेगा मतलब ये जो विकिरण के रूप में ऊर्जा जा रहा है ना, इसका तरंग दैर्ध्य कितना, लैम्डा। इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा। एक चीज और है, यही ऊर्जा लेके ये निम्न में से कहा जाएगा, उच्च में, और फिर वहां बहुत देर तक रहेगा नहीं, तुरंत लौटेगा। तो जो ऊर्जा लेके गया था ना, वही ऊर्जा क्या करेगा, बाहर निकालेगा। और वो ऊर्जा जो बाहर निकलेगा वो विकिरण के रूप में होगा, और विकिरण के रूप में होगा मतलब तरंग के रूप में होगा, और तरंग के रूप में होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा। तो अगर हमारे तरंग में ऊर्जा है मतलब विकिरण में ऊर्जा है, तो तरंग दैर्ध्य के रूप में फार्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू एच सी बाई। तो ये मत सोचो कि ये जो ऊर्जा लिया है ना वह है, लिया है वो नहीं है, ले तो लिया है। तो नीचे से इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया, ऊपर कक्षा में चल गया है, और फिर ऊपर से जब आ रहा है ना, तो जो निकाल रहा है वो ये है, और वही ये भी है। लेकिन ये दूसरे तरीके से आया है, यह पिछले वाले लेसन से आ रहा है, लेकिन दोनों ऊर्जा तो बराबर होगा। तो बराबर होगा तो समीकरण 4, और देखिए डेल्टा E का मान उठा के यहां पर रख दिया जाए तो समीकरण 3 तथा 4 से, अच्छा इस पर तो सवाल भी हम लोग बनाए थे इस वाले पे। तो एच सी बटा लैम्डा इक्वल टू, हम फिर से और बता दें, जो ऊर्जा लिया है वो ये नहीं है, उच्च से निम्न में आने के दौरान जो ऊर्जा बाहर निकाल रहा है ना विकिरण के रूप में, वो ये है, और वही ये भी है, बस तरीका अलग अलग दोनों को निकालने का। तो एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू आर सी एच जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। कुछ कट रहा है, एच सी से सी एच कट गया, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई, कोई समस्या इसमें। अब जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए लिखेंगे तो Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फार्मूला फिर से बनेगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, जेड का मान तो 1 है, 1 का स्क्वायर छूट जाएगा ऐसे ही, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन N2 में से N1 में आएगा तो ऊर्जा निकालेगा, वो ऊर्जा निकलेगा विकिरण के रूप में, और उस विकिरण का तरंग दैर्ध्य कौन है, लैम्डा है। कितना ऊर्जा निकालेगा उसके लिए तो फार्मूला यही है, समझ रहा है, उसके लिए तो फार्मूला यह है। लेकिन जो ऊर्जा निकलेगा, जो विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलेगा, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो ये है। तरंग दैर्ध्य सबको पता है ना, तरंगें ऐसे चलती हैं, तो दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं लैम्डा, तो वही लैम्डा हम लोग निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ये देखा जाए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, H परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू
R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, इसका मतलब ये है, ये चौथा नंबर समीकरण बनेगा 5वां नंबर। इससे ये पता चल रहा है ना कि अगर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन N2 में से N1 में आता है तो वो जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा विकिरण के रूप में, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा, लैम्डा। अब कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु में जानते हैं कि मान लीजिए नाभिक हो गया, ये पहला कक्षा और यह दूसरा कक्षा। अगर वो दूसरे कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल करके पहले कक्षा में आ रहा है तो N1 के बदले में 1 हो जाएगा, क्योंकि N1 निम्न कक्षा है। 1 वाला क्या है, निम्न कक्षा, और 2 वाला उच्च कक्षा। तो जिसमें आ रहा है वो N1 है और जहां से आ रहा है वो कौन है, N2 है। तो अगर पहले में दूसरे कक्षा से आ रहा है, इसका मतलब यहां 1 रखेंगे और यहां कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 1/λ इक्वल टू, R का मान पता है ना, 1.097 इंटू 10⁻7। देखिए कंफर्म कर लो एक बार, 1.097 इंटू 10⁻7 पहले कक्षा में आ रहा है तो 1/1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस दूसरे कक्षा से आ रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.097 इंटू 10⁻7, 1 माइनस है तो 1 हो जाएगा 1/4, नहीं जी, 4 एकने 4 में से 1 घट गया, 3/, ये तो 1/λ है। जब लैम्डा निकालेंगे तो सबको पलट देंगे, तो ये 4/3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, अरे जो ऊपर है वो चल जाएगा नीचे, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर। इसको हल करेंगे तो लैम्डा निकलेगा। और ये किसका लैम्डा है, जो ऊर्जा निकल रहा है ना बाहर विकिरण के रूप में, उसका तरंग दैर्ध्य होगा। लेकिन वो कहां से कहां आ रहा है, दूसरे में से पहले में आ रहा है। तब अगर हो सकता है कि तीसरे में से दूसरे में आए तो कुछ और तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा ना। अगर चौथे में से तीसरे में आ रहा है तो कुछ और तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा। इस तरह से उत्सर्जित विकिरण के तरंग दैर्ध्य के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। अब इस पर एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं। लिख लिए हैं, लिख लो इसको, लिखो, फिर उसको दूसरा वाला समझते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखिए क्या होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, स्पेक्ट्रम मतलब कि विकिरणों का समूह, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के विकिरणों का क्या समूह। जैसे पढ़े होगे 12 में तो पढ़े हैं प्रिज्म से स्पेक्ट्रम, 10 में पढ़े होगे कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को डाला जाता है तो 7 रंग की उसमें से किरणें प्राप्त होती है ना। तो प्रिज्म में जब सफेद प्रकाश को डाला जाएगा तो 7 रंग की किरणें प्राप्त होंगी ना, 7 रंग प्राप्त होता है। उन 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। उन 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अलग अलग होता है। ये दोनों मिक्स, मैंने सभी मिक्स रूप में है तब ना श्वेत प्रकाश है। मतलब श्वेत में 7 है, ऐसे कह सकते हैं, श्वेत में 7 है। और प्रिज्म क्या करता है, उनको अलग अलग कर देता है। तो 7 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश 7 जगह दिखाई देते हैं और उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण पढ़ा गया होगा, वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम। उसी तरह जब हम हाइड्रोजन का एक परमाणु ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से उसको समझना, हाइड्रोजन का परमाणु ले लेते हैं, यहां नाभिक हो गया और ये उसका हो गया पहला कक्षा। वैसे सामान्य अवस्था में तो उसका इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में ही रहेगा, सामान्य अवस्था में। अब उसको ऊर्जा दिया जा रहा है, यहां से पूरा उसको विकिरण दिया जा रहा है, यहां से ऊर्जा दिया जा रहा है। किस रूप में, विकिरण के रूप में उसको ऊर्जा दिया गया। और इधर हम लगा दिए एक पर्दा लगा दिया गया इधर, यह देखने के लिए कि जितना ऊर्जा इसको दे रहे हैं ना विकिरण के रूप में, वो यहां पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, देखने के लिए लगाया जा सकता है ना। अब ये परमाणु क्या किया कि इस ऊर्जा को ले लिया, और ऊर्जा को ले लिया
एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, यह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। इसका मतलब कि इस विकिरण का कुछ भाग तो ये ले लिया, इस विकिरण का कुछ भाग ले लिया। इसका मतलब जो यहां से आगे विकिरण जाएगा उसमें वो सातों तरंगदैर्ध्य में सातों तो नहीं मिलेगा, इधर कुछ कमी हो जाएगी ना। जैसे 7 तरंगदैर्ध्य है, मान लीजिए λ1, λ2, λ3, λ4, λ7, प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, वो सातों तरंगदैर्ध्य। अच्छा, कोई जरूरी है कि हम दृश्य प्रकाश ही लेंगे, पराबैंगनी प्रकाश ले लेंगे तो उसमें बहुत सारे रेंज में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी दृश्य प्रकाश की बात करें तो उसमें दृश्य प्रकाश में 7 अलग अलग तरंगदैर्ध्य होता है ना, 7। तो आखिर इसमें परमाणु क्या करेगा, कुछ तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित कर लेगा, ऊर्जा इसके पास हो जाएगा, और ये ऊर्जा लेके निम्न से कहां चल जाएगा, उच्च में। इसका मतलब बाकी जो ऊर्जा इधर निकलेगा उसमें कुछ तरंगदैर्ध्य गायब होगा, होगा ना। तो जो तरंगदैर्ध्य होगा वहां तो चमकीला रोशनी मिलेगा, लेकिन जो तरंगदैर्ध्य गायब होगा वहां पर काली पट्टी मिल जाएगी। क्या मिलेगा, काली पट्टी। अभी मत समझना कि फ्रिंज बन रहा है, फ्रिंज नहीं बन रहा है, फ्रिंज नहीं है। प्रकाश का जो समूह है ना, जहां प्रकाश का समूह पहुंचेगा तहां तो रंगीन रहेगा। 7 को जा रहा है, 7 को जा रहा है इधर से, तो हो सकता है कि 2 इसी में अवशोषित हो जाए और उसी के ऊर्जा को लेकर के निम्न से कहां चल जाए, उच्च में। तो इधर 5 को ना पहुंचेगा तो 7 को जाना चाहिए, 5 को पहुंच रहा है, मतलब 2 के सामने का जो जगह है, जो 2 गायब हुआ है, वहां काला पट्टी बन जाएगा और बाकी 5 को चमकेगा जा करके। तो जो काला पट्टी बनेगा वो किसके कारण बना है, अवशोषण के कारण। किसके कारण बना है, तो यहां जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है ना, रंगों का जो समूह प्राप्त हो रहा है, उसमें 2 रंग गायब है, बाकी 5 को दिख रहा है ना। तो ये जो रंगों का समूह है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम। मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा चलिए, तो हो गया हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या इसमें रहेगा परमानेंट, नहीं, ये 10⁻⁸ सेकेंड तक ही वहां रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक वहां रहेगा और उसके बाद फिर भागेगा निकल के, कहां से, उच्च में से फिर निम्न में आएगा। तो जैसे ही उच्च से निम्न में आया तो जो ऊर्जा लेके गया था वो फिर से निकालेगा विकिरण के रूप में। जैसे ही वो विकिरण के रूप में निकालेगा ना, तो जहां काली पट्टी मिली थी वहां पर फिर रंगीन पट्टी आ जाएगा। काली पट्टी के ऊपर क्या आ जाएगा, रंगीन पट्टी। अब जो रंगीन पट्टी मिलेगा उसको हम कहेंगे ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। तो पहले क्या मिलेगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम, बाद में क्या मिलेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कितना भी अवशोषण कर लेगा वो रखेगा कितना देर, 10⁻⁸ सेकेंड। जो काली पट्टी यहाँ दिख रही है वो कितना देर दिखेगा, तो 10⁻⁸ सेकेंड। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन फिर ऊंचे से कहाँ आएगा, निम्न में आएगा और फिर वहां पर रंगीन पट्टी बना देगा ले जा करके। तो फाइनली हो क्या रहा है, इसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तो हो रहा है, और इस पूरी घटना को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो यहाँ पर पट्टियां मिल रही है रंगीन, इस घटना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। कौन होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो ये समझ में आया कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। मान लीजिए हम परमाणु हैं और हमारे तरफ इधर क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, इधर से हमको ऊर्जा मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अवशोषित कर ले रहे हैं। तो सब नहीं अवशोषित कर रहे हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर ले रहे हैं और बाकी ऊर्जा को इधर निकाल दे रहे हैं। तो जो ऊर्जा निकाल रहे हैं वहां पर तो चमकीला बैंड मिलेगा, लेकिन जो ऊर्जा हम ले रहे हैं उसके सामने क्या हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा। सामान्य देखो ना, हम सामने यहाँ पर हाथ रख देंगे और टार्च इधर से जलाएं तो परछाई बनेगा ना। तो जहां पर प्रकाश पहुंच पा रहा है तहां तो चमक उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जहां प्रकाश रुक जा रहा है वहां पर परछाई बन जा रहा है ना। उसी को तो हम कह रहे हैं कि इस पे वहां का जो पट्टी बनेगा वो काला पट्टी बनेगा, और काला पट्टी बनने का मतलब क्या है, वहां पर प्रकाश पहुंचा ही नहीं, तो गया कहाँ, तो वही ऊर्जा कौन लिया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले करके और निम्न में से कहाँ चल गया है, उच्च में। तो कौन सी घटना हो रही है,
अवशोषण घटना हो रहा है ना, तो जो पट्टियां मिल रही हैं उनको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। और 10⁻⁻8 सेकेंड बाद जो उच्च में गया है इलेक्ट्रॉन, वो फिर उतर के कहाँ आएगा, निम्न में आएगा। तो आते समय फिर ऊर्जा बाहर निकालेगा, वो ऊर्जा विकिरण के रूप में होगा। उसी के लिए लैम्डा निकाले थे इसके पिछले वाले हेडिंग में। तो वो विकिरण निकालेगा और वो विकिरण फिर क्या करेगा, जहां पर काली पट्टी थी वहां पर रंगीन पट्टी बनाएगा। इस घटना को हमको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। और वहां जो बैंड मिलेगा, पट्टियां मिलेगी, उसको बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखा जाए, इसको दोनों समझ में आ रहा है। अब इसमें अलग अलग साइंटिस्टों का रिसर्च है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कब किया था प्रयोग, बामर कोयले कब रही देखा ना, 1885। ठीक है, 18,000 हो गया। तो दो चीज क्लियर हुआ। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम समझ में आया। ये बताइए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा लेगा। हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें उत्सर्जन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा लेगा, तो लेकर के ऊर्जा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन है ना लेगा उसका। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऊर्जा लेकर के उत्तेजित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चल जाएगा, उच्च में। वहां पर वो 10⁻⁸ सेकेंड, बहुत कम टाइम हुआ, 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा और फिर वहां से नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो ऊर्जा विकिरण के रूप में निकालेगा, जितना लेके गया था ऊपर उतना फिर से निकालेगा। अच्छा, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। तो जितना लेके गया था ना, उतना फिर से छोड़ेगा, और वही जो निकाला गया ऊर्जा है वो पीछे काली पृष्ठभूमि पर रंगीन क्या लाइन बनाता है। उस रंगीन लाइनों को हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन किसका, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब 1885 में एक वैज्ञानिक थे बामर। 1885 में इन्होंने एक प्रयोग किया, और इनका जो प्रयोग था वो हाइड्रोजन परमाणु पर ही था। और हाइड्रोजन परमाणु पर इन्होंने क्या किया, ये नाभिक हो गया इसका, और ये इसका पहला वृत्तीय कक्षा है। इसी में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और भी कक्षाएं होती हैं, खाली होती हैं। बामर ने क्या किया 1885 में, कि हाइड्रोजन परमाणु पर बहुत सारा विकिरण भेजा, ऊर्जा भेजा। जब उसने ऊर्जा भेजा तो क्या हुआ होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के निम्न से कहा गया होगा, उच्च में। तो बामर ने जो है ना अवशोषण स्पेक्ट्रम नहीं देखा, उसने क्या देखा, उत्सर्जन। मतलब अवशोषण तो होता ही होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता होगा, लेकिन उसने अध्ययन किस पर किया था, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर। तो जब ऊर्जा भेजा गया, यहां से बहुत सारी किरणें भेजी गई, उसमें ऊर्जा थी। ऊर्जा किस रूप में था, फोटान के रूप में था। फोटान का ऊर्जा ग्रहण किया और निम्न में से कहां चला गया, उच्च में। हो सकता है कि और ज्यादा लिया हो तो यहां से भी चल गया ऊपर, और जब ऊपर गया वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड रुका, और फिर ऊपर से कहां आ रहा है, नीचे। जब उस नीचे आया तो जितना ऊर्जा लेके गया था ना, उतना ऊर्जा यहां से क्या किया, निकालना शुरू किया। मान लीजिए कि जब तीसरे में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में आएगा तो यहां पर ऊर्जा निकलेगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में आए तभी यहां से ऊर्जा निकले। इसी ऊर्जा को उसने, यही ऊर्जा तो जाकर रंगीन लाइनें बनाती हैं। ये ऊर्जा क्या करेगा, रंगीन लाइन बनाएगा। इसी लाइन को देखा था सबसे पहले किसने, 1885 में बामर ने। और उस लाइन को देखा था ना, चूंकि ये लाइन हाइड्रोजन से निकल रही थी, माने हाइड्रोजन के परमाणु से निकल रहा था, तो उसने कहा कि उसका नाम रहेगा H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। समझ रहा है, जो रंगीन लाइनें बन रही थी ना, उसका नाम इसने क्या रखा, H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। लेकिन इसमें एक बड़ी विचित्र बात हुई कि इसने सिर्फ उसी लाइनों का अध्ययन किया था जो उच्च कक्षा से दूसरे वाले कक्षा में आ रहे थे। नहीं समझे, उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा था, अच्छा तीसरा में से दूसरा में आएगा तब भी यहां से ऊर्जा निकलेगा, विकिरण के रूप में, स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देगा। अगर चौथे में से तीसरे में आया, फिर तीसरे में से दूसरे में आया, माने चौथे से दूसरे में पहुंच रहा है, तब भी ऊर्जा बाहर निकलेगा, दिखाई देगा। तो जो बामर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, उसमें उन्होंने
किस तरह के रेखाओं को देखा था? वही रेखाओं को देखा था जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च से कहां पर आ रहा है? दूसरे में आ रहा है। जबकि ये जरूरी नहीं है कि खाली दूसरे में आएगा, उच्च से पहले में भी आ सकता है, उच्च से दूसरे में आ सकता है। उच्च माने क्या समझ रहे हो? अब दूसरा में आ रहा है तो या तो तीसरा में से आएगा, नहीं तो चौथा में से, नहीं तो पांचवा में से, नहीं तो छठवां में से। नहीं, तुम ध्यान से समझो। हम कह रहे हैं कि एक ही नहीं इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब मान लीजिए इसको ऊर्जा दिया गया बहुत ज्यादा, तो ये पहले कोष में था, खूब ज्यादा ऊर्जा दे दी है, पहले कोष में था, तो कोई जरूरी है क्या कि दूसरे में जाएगा? ऊर्जा ज्यादा होगा तो देखिए दूसरे में जाएगा, लेकिन फिर ऊर्जा और ज्यादा मिल गया, तुरंत दूसरा में से कहां चल गया? तीसरा में। और ऊर्जा मिल गया, तीसरा से चौथा में चल गया। पास में रहे, अब फिर रिटर्न होकर आएगा उधर से। तो जब रिटर्न होकर आएगा तो हम ये कह रहे हैं कि दूसरे में आ रहा है, तो क्या जरूरी है कि दूसरा में तीसरे में थोड़ी आएगा? हो सकता है कि 4 तक गया हो और वहां से यहां आए। ये भी हो सकता है कि तीसरे में से दूसरे में आए। ये भी हो सकता है कि कहां से? 5वें में से दूसरे में आए। मैंने जितना ऊपर तक जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो इसने उन्हीं रेखाओं का अध्ययन किया जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च से कहां आ रहा था? दूसरे में आ रहा था। उच्च से कहां आ रहा था? दूसरे में। और वहां जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उनका नाम रखा गया H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा, और भी आगे मिला होगा। तो यहां पर जो वो लाइनें मिल रही थी ना, कौन सी लाइनें? जो उच्च से दूसरे कक्षा में आने पर जो निकल रहा था किरण, माने विकिरण, उससे जो लाइनें मिल रही थी उसको बोल दिया गया ये बामर श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? बामर श्रेणी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि जरूरी है क्या कि हमेशा दूसरे में लौटेगा? पहले में नहीं लौट सकता है? लौट सकता है। इसका मतलब कि पहले में भी अगर लौटेगा तो उसी तरह की किरणें विकिरण के रूप में निकलेगा और फिर यहाँ पर रंगीन लाइन प्राप्त होगा, और प्राप्त होता है। तो एक वैज्ञानिक थे लाइमन। कौन थे? लाइमन। लाइमन ने जो अध्ययन किया वो उन विकिरणों के लिए अध्ययन किया जिसमें इलेक्ट्रॉन उच्च से पहले में आ रहा था। माने उच्च से अगर पहले में आएगा तभी विकिरण निकलेगा, उच्च से दूसरे में आएगा तभी विकिरण निकलेगा, उच्च से तीसरे में आएगा तब भी निकलेगा। तो उच्च से, जब उच्च कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में आता है तो जो विकिरण निकलता है तो वो विकिरण भी रंगीन लाइन बनाएगा। तो चूंकि उसका अध्ययन लाइमन ने किया था इसलिए उसका नाम पड़ गया लाइमन श्रेणी। कौन सा नाम पड़ गया? लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि उच्च से निम्न में कहीं भी आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अब इसमें कैटेगरी बना दिया गया कि उच्च से अगर पहले कोष में आ रहा है, उच्च से पहले कोष में आ रहा है, तो जितना विकिरण निकलेगा और वो विकिरण जितना रेखा बनाएगा रंगीन, उन सब रेखाओं को हम कहेंगे लाइमन श्रेणी। लाइमन ने ज्ञात किया था, लाइमन श्रेणी हो गया। और बामर के समय में क्या हुआ कि उच्च से इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहिए? दूसरे कक्षा में। हर हाल में उच्च से कहां है? दूसरे में। तो वो जो ऊर्जा निकालेगा विकिरण के रूप में, उस विकिरण से जो लाइनें बनेगी रंगीन लाइनें, उन लाइनों को हम बोलेंगे बामर श्रेणी। ऐसे ऐसे 5 वैज्ञानिक थे। ऐसे ऐसे कितने थे? 5 थे। लाइमन, बामर, पाश्चन, फुंड। फुंड के बाद ना ब्रैकेट है, लास्ट वाला ब्रैकेट होगा। तो लाइमन, बामर, पाश्चन, फुंड, पहले ब्रैकेट है। अरे कोई बात नहीं, ब्रैकेट, और उसके बाद से फुंड। तो ये 5 वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था। अब सुनो ध्यान से, पहले बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। अगर इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी जान जाओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहां से कहां पहुंच रहा है, इससे अलग अलग लाइनें मिलती हैं। जैसे उच्च से पहला में आ रहा है तो वहां पर जो विकिरण मिलेगा ना, कुछ अलग तरंग दैर्ध्य उसका होगा। अगर उच्च से दूसरा में आ रहा है तो वहां का तरंग दैर्ध्य कुछ अलग होगा, अलग अलग किरणें मिलेंगी। और उन किरणों का जो समूह है, उस समूह को हम क्या बोल रहे हैं? श्रेणी बोल रहे हैं। तो उच्च से कहीं से भी आए, अगर वो पहले कक्षा में आ रहा है तो वहां पर जो रेखाएं बनेगी, चमकीली रेखाएं, रंगीन रेखाएं, उन रेखाओं के समूह को बोलेंगे लाइमन श्रेणी। समझ आ रहा है?
और उच्च से कहां पर आए, द्वितीय में आए, तो बामर श्रेणी मिलेगा। उच्च से अगर तृतीय में आता है, तीसरे कक्षा में आता है, तो पाषाण श्रेणी मिलेगा। उच्च से चौथे में आता है, ब्रैकेट श्रेणी मिलेगा। और उच्च से पांचवें में आता है, फुंड श्रेणी मिलेगा। तो अब तक सभी लोग यही जानते हैं कि हाइड्रोजन में कितना वृत्तीय कोष, एक, लेकिन यहाँ कितना है, बहुत ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा है। बस वो सब क्या है, खाली है, वो सब क्या है, खाली है। तो लिखा जाए इसके बारे में। हाँ बोलो। नहीं नहीं, देखो ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट 1885 में हुआ था। ठीक ठीक, ये 1911 में तो वो परमाणु मॉडल दिया जा रहा था, परमाणु मॉडल दिया जा रहा था कि परमाणु की संरचना कैसे हुई है। हाँ पहले ध्यान से सुनो, पूरा सुन लो पहले ध्यान से, एकदम प्रश्न का जवाब तुम्हारा मिल जाएगा। जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो परमाणु की संरचना को समझने के लिए था कि परमाणु बना कैसे है। और इनका जो बामर का जो एक्सपेरिमेंट था ना, इनको परमाणु की संरचना से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है चमकीली रेखाओं को प्राप्त करना था। दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। हाँ ठीक, कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है, देखो नहीं नहीं, सुनो सुनो, जो मैक्सवेल पूछा था कि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहाँ मिलता है, वो कूदने के लिए पूछा था, वो गति करने के लिए पूछा था। गति कर रहा है तो कहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो गति जो कर रहा है इसको ऊर्जा लगातार कहाँ से मिल रहा है, ये पूछा था मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में गति करता है, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। और ये किसने बताया था, बोर ने बताया। बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो जिस कक्षा में रहता है ना, वो ऊर्जा बिना त्यागे उस कक्षा में गति करता रहता है निरंतर। तो बोर ने बताया कि इसको ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस कक्षा में है उसके पास ऑलरेडी ऊर्जा है, और उसी से क्या करेगा, निरंतर गति करेगा। और गति करने के दौरान ऊर्जा का त्याग नहीं करता है, तो नहीं करेगा तो कम नहीं होगा। लेकिन उसने एक बात और कहा था कि अगर बाहर से कहीं ऊर्जा मिल जाए तो ऊर्जा को लेकर के और उस कक्षा को छोड़ करके उच्च में चल जाएगा, लेकिन वहां बहुत देर तक रुकेगा नहीं, 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा और फिर वहां से चला जाएगा नीचे। तो जितना ऊर्जा लेके गया था आते समय फिर उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो वो जो बाहर निकालता है ना, उसी से स्पेक्ट्रम में बनता है, उसी से किरणें बनती है, रेखाएं बनती हैं। ऊर्जा बाहर निकाल रहा है, और ऊर्जा किस रूप में निकल रहा है, विकिरण के रूप में निकल रहा है। और विकिरण जब पर्दे पर लिया जाता है तो चमक उत्पन्न करता है, रंगीन पट्टियां बनती हैं। तो दोनों लोगों का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अलग अलग था, बात समझ रहे हैं। और ये जो हम बार बार इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं ना, ये तो बाद में ना कन्फर्म हुआ कि बामर के समय में जो ये घटनाएं हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा था। बामर के समय तो इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, बात समझ रहे हैं। बामर के समय इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, उस समय तो इलेक्ट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 में हुआ। ये घटना कब का है, तो बामर को थोड़ी मतलब था कि क्यों हो रहा है, वो तो ही देख रहा था कि बस प्रकाश भेज रहे हैं, रंगीन रेखा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इस घटना को क्या बोल दिए, स्पेक्ट्रम बोल दिए। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु से घटना हो रहा था इसलिए क्या नाम रख दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन इसकी व्याख्या जो है बाद में न की गई, और वो व्याख्या हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ये घटना क्यों हो रहा था उस समय। ये एक्सपेरिमेंट 85 में हुआ और व्याख्या इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद हुआ। और समझना रहा है इसमें क्या चीज है। ये मत कहो कि हम तो कह रहे हैं कि बामर में वाले में इलेक्ट्रॉन उच्च से कहाँ आ रहा है, निम्न में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का खोज 97 में हुआ, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर कैसे चल गया, बात समझ रहे हैं। 10 साल 12 साल पहले कैसे इलेक्ट्रॉन का बात आ रहा है, तो नहीं, ये घटनाएं उतनी साल पहले हुई हैं, व्याख्या हुई है इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद। क्या इलेक्ट्रॉन के खोज के पहले बिजली नहीं था ना बिजली, लेकिन बाद में ना व्याख्या हुआ कि वो बिजली किसके चलते था, इलेक्ट्रॉन के चलते था ना पहले। तो ये व्याख्या बाद में हुआ
ये वही हाल है ना, लोग कहते हैं हो गया, निम्नलिखित श्रेणियां प्राप्त होती हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, जो मेन फार्मूला है वो है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये ना फार्मूला है। तो ये जो श्रेणी प्राप्त होता है इसमें सबसे पहला है लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अब लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होता है, ध्यान देना, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से पहले वाले में आए। निम्न में तो आ रहा है लेकिन किस में आ रहा है, पहले वाले में। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है तो उस समय जो चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो रेखाओं का समूह प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। तो उन चमकीली रेखाओं के तरंगदैर्ध्य के लिए अगर सूत्र बनाना होगा तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, रिडबर्ग नियतांक। अच्छा, n1 1 में आ रहा है तो 1 बाई 1 स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। कहां से आ रही है पता नहीं है, हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जहां n2 अब कहां से आ सकता है, पहले में, दूसरे में से आ सकता है, तीसरे में से आ सकता है, चौथे में से, पांचवें में से, डॉट डॉट आगे से कहीं आ सकता है, हो सकता है इस तरह का। दूसरा जो श्रेणी है वो है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। ये बताइए बामर श्रेणी कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से दूसरे वाले में लौटेगा, उच्च से कहां लौटेगा तो बामर श्रेणी मिलेगा। तो वहां पर जो ऊर्जा बाहर निकलेगा उसके लिए अगर हम तरंगदैर्ध्य का सूत्र निकालें, उसके लिए तरंगदैर्ध्य का, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर तो रहेगा। अच्छा, अब दूसरे में आ रहा है तो 1 बाई 2 स्क्वायर, सूत्र समझ रहे हैं ना, अब माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो कौन बताएगी, तुम बताओ। हाँ चौधरी, बुद्धि फूल को ये बराल है, बताओ n2 क्या हो सकता है, दूसरे में आ रहा है तो कहां कहां से आ सकता है, 3। हाँ, तो n2 का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, आगे हो सकता है। बैठो, अब जिसमें आ रहा है वो छोड़ के उसके बाद वाला कोई भी हो सकता है ना। तीसरा पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन है, देख लो देख लो, पाश्चन श्रेणी, पाचन श्रेणी नहीं, पाश्चन पाचन दिया है ना, ठीक है, पाश्चन श्रेणी देखिए। तो पाश्चन श्रेणी कब प्राप्त होगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आएगा। तो वहां के लिए 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर 3 स्क्वायर, जहां n बराबर 4 5 6, हाँ 4 5 6 ऐसे बना सकते हैं। फिर से चौथा ब्रैकेट श्रेणी ना, ब्रैकेट श्रेणी। अब इसमें 1 बाई 4 का स्क्वायर होगा और उसके बाद आता है फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी। सबसे पहले किसने देखा था, नहीं, बामर ने देखा था, उसके बाद लाइमन ने देखा, बाकी तो लाइन लग गया एकदम। लिखा जाए तो पहला हेडिंग बनाइए लाइमन श्रेणी, एक लिखाएंगे, बाकी सब छोड़ेंगे लिखने के लिए। पहले लिख लो लाइमन श्रेणी। किताब अब कहाँ है, लिखिए, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से
किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं, तो जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उनकी श्रृंखला को लाइमन श्रेणी इनकी श्रृंखला को लाइमन श्रेणी कहते हैं। लाइमन श्रेणी कहते हैं। लाइन चेंज कर लिखिए। हाँ, लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित विकिरणों का, लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित विकिरणों का तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो नीचे सूत्र 1/λ इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/1 स्क्वायर प्लस 1/n2 स्क्वायर, माइनस नहीं समझते हो तुम लोग, बोलने में गलत हो जाएगा। नहीं, बोलते बोलते कभी जबान फिसल जाता है। इसके लिए हम चारों ओर से प्रताड़ित हैं, समझे। यहाँ हम बाई बोल रहे हैं, घर बोल देते हैं हेडिंग लिखो अगला, बस वहाँ और खराब हो जाता है। किसको समझाएं, सब बैल है सब। सूत्र हो गया। अब इसी के जैसा पांचों डेफिनेशन लिखा जाएगा, विशेष कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा उच्च ऊर्जा से जहां पहले ऊर्जा स्तर में कह रहे थे उसमें कह देंगे दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है। हाँ, बस नाम चेंज करते जाना है, पांचों लिखा जाएगा और कल इसका सवाल देखा जाएगा। सवाल अभी कल नहीं सवाल आएगा, कल हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। हाँ, उसके बाद तब सवाल आएगा। या सवाल तो कल पढ़ा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बंद कर दो।